तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग एक इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रहे हैं और इस इंटरव्यू में मैंने अपनी एक स्टूडेंट को बुलाया है। शालिनी हमारे साथ हैं। इन्होंने अभी एमबीबीएस क्वालिफाई किया है हाल में ही, हालांकि हाँ बहुत हाल में कह नहीं सकते, साल भर भी कंप्लीट हो गया है और अभी ग्वालियर से ही ये अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर रही हैं। तो इनके अनुभव हम लोग जानेंगे कि इन्होंने पढ़ाई किस तरीके से की और किस तरीके से उन्होंने स्ट्रेटजी बना के नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो आपका स्वागत है। नाउ डॉक्टर शालिनी। Thank you so much, sir, for this giving me opportunity. I'm so happy. वैसे तो सर मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कोई सक्सेस मंत्र, मेरे पास कुछ खास सक्सेस मंत्र नहीं है कि मैं ऐसा कर पाई। हर स्टूडेंट के पास ये क्वालिटी है कि वो नीट क्वालिफाई कर सकता है। बस अपनी जो डेडिकेशंस होती है, अपने ऊपर जो विश्वास होता है, बस वो रखना चाहिए कि हम कर सकते हैं। अब एक अटेम्प्ट के बाद जैसे लगता है कि अब हम पे नहीं होगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक अटेम्प्ट हुआ, लेकिन अगर खुद में विश्वास है ना, नहीं अभी भी रीस्टार्ट करके कर सकते हैं, तो वो मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए। और जैसे मेरा भी ऐसा एक बार फेलियर हुआ, तो ऐसा नहीं कि मैं बैठ गई, फिर दोबारा रीस्टार्ट किया। मेरा भी थर्ड ड्रॉप में हुआ, ऐसा लगातार तो नहीं हो पाया। लेकिन मेरा बस इतना मानना है कि एक बार अब अपन कुछ बड़ी चीज़ करना चाहते हैं, जैसे कुछ बड़ा करेंगे, तो बड़ी चीज़ करने के लिए सर फेलियर और सक्सेस दोनों साथ में आते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत सही बात कही कि फेलियर से ही सक्सेस का रास्ता निकलता है। हम कई बार जब असफल हो जाते हैं तो उस असफलता से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है जो हमें सफलता के पायदानों पे ले जाती है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि शालिनी जब पढ़ती थी मुझसे तो उस समय बहुत ब्राइट स्कॉलर अगर मैं कहूँ तो ऐसा नहीं था कि क्लास टॉपर हैं या डिस्ट्रिक्ट टॉप करने वाली हैं, ऐसा नहीं था। लेकिन मेहनती बहुत ज़्यादा शालिनी थी। जो भी एक बार डिसाइड किया कि इतना टास्क है हमको पूरा करना है, उसको पूरा करने के लिए मेहनत करती थी। नो डाउट बहुत ज़्यादा मेहनती थी और उसी का परिणाम है कि इन्होंने मेहनत करके और ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। और हर मेडिकल स्टूडेंट का सपना होता है कि किसी तरह से वो नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके पढ़ाई करे। और इनकी अच्छी रैंक भी थी, इसीलिए ग्वालियर की थी और इनको ग्वालियर का ही कॉलेज मिल गया, तो डेफिनेटली इनकी रैंक ठीक थी, इसलिए इनको मिला। अब इनके थोड़ी फैमिली हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानते हैं कि इनके परिवार में कौन कौन है और किस तरीके से फैमिली सपोर्ट इनको मिला। तो शालिनी आप हमको बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है, फादर आपके क्या करते हैं, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन अपनी फैमिली का हमको दीजिए। जी सर, ज़रूर। सर मेरे पापा पंचायत सचिव हैं एंड मम्मी हाउसवाइफ हैं और फैमिली का बहुत सपोर्ट हुआ है। मैं अपन कोई काम अकेले नहीं करते, फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, क्योंकि हम जो जिम्मेदारियाँ होती हैं ना, उनसे अलग रख के हमें पेरेंट्स पढ़ने को देते हैं। हमें खाना वहीं जाके देते हैं कि पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। घर में कोई भी मैटर हो जाता है, हमें नहीं बताते कि बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। वो भी जैसे रात भर उनका भी सपोर्ट मिलता है। जब हम देखते हैं वो हमें कि हम रात भर पढ़ रहे हैं, तो उनको भी इमोशंस लगता है कि बेटा अब सो जाओ। तो जो ये चीज़ें देखते हैं और हम जब देखते हैं कि हमारे पापा भी इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ उनके लिए करना चाहिए। जैसे मेरे जैसे रात में मैं पढ़ती थी तो वैसे पैर ठंडे हो जाते थे, तो मम्मी क्या करती थी, मेरे पैरों पे पैर रख देती थी। तो वो जो इमोशंस होते हैं ना पेरेंट्स के साथ, ये इमोशनली बहुत सपोर्ट करता है पेरेंट्स की। और भाई बहन सब तरीके से हमें, इसलिए जैसे हम गिर रहे हैं तो हमारी दीदी भी बहुत सपोर्ट करती थी कि इस बार नहीं तो अगली बार हो सकता है, अगर इस बार नहीं हुआ तो हो सकता है तुम एम्स के लिए बनी हो, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। तो जो चीज़ नहीं भी होती है ना, उससे टेंशन नहीं लेनी है कि नहीं हो रही तो ये चीज़ नहीं, अब इसके लिए नहीं बने हैं। ये चीज़ नहीं होना भी किसी चीज़ के लिए दिखाता है कि शायद तुम किसी और बड़ी चीज़ के लिए बने हो, शायद इसलिए नहीं हो। मैं सेकेंड ईयर में जब सेकेंड ड्रॉप में सोच रही थी कि शायद मैं दतिया ले लूँ, कि कुछ तो ले लूँ, कुछ कॉलेज मिल जाए। लेकिन दीदी ने कहा देखो, अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है तो ये मत सोचो कि तुम्हें अब नहीं मिलेगा, हो सकता है तुम आगे तैयारी करो, क्या पता तुम्हें एम्स मिल जाए। तो मैं फिर दोबारा रिस्टार्ट किया। हालांकि एम्स नहीं मिला, लेकिन मुझे इससे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया जो मुझे देना चाहिए था। तो केंद्रीय विद्यालय में मैं देखता हूँ कि जो आपका सफ़र था 2 सालों का, तो आप कैसे बयान करेंगे? क्या आपको अपने अनुभव वहाँ पे रहे केवी में, वो थोड़ा बताइए।
सर स्टार्टिंग में केवी में गई तो मेरे साथ यही था कि मुझे ये लगता था कि मैं बहुत डाउन हूँ, मतलब लोग वहाँ ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, बट मुझे लेकिन ऐसा हमेशा नहीं लगता था, क्योंकि ये सोचती थी कि मैं मेहनत करके इनसे आगे निकल जाऊंगी। क्या सब एटमॉस्फेयर के ऊपर आप क्या कह सकती हैं कि केंद्रीय विद्यालय में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अपनी नीट की तैयारी करना चाहते हैं या जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए माहौल कैसा है? क्या वो 12th क्लास के साथ में पढ़ाई कर सकते हैं या उनको ऐसा लगता है कि केवी छोड़ के डमी स्टूडेंट के तौर पे कहीं बाहर चले जाना चाहिए तभी पढ़ाई अच्छी हो सकती है? तो एक रेगुलर स्टूडेंट के तौर पे आपको क्या लगता है कि केवी में बच्चों को रहना किस हद तक बेनिफिशियल है? सर मेरे अंदर के अनुभव है, मैंने 11th-12th में केवी में पढ़ाई बहुत अच्छी थी। अगर देखो जो ऐसा होता है कि जो हम कंपटीशन भी कर रहे हैं ना, उसमें भी आता हमारा 11th-12th का ही है, लेकिन अगर सीरियस होकर 11th-12th पढ़ते हैं ना तो कंपटीशन वहाँ से भी निकाला जा सकता है। लेकिन वो जो मेंटेलिटी होती है ना, नहीं हम 11th-12th में तो 11th-12th को सीरियस लेते ही नहीं है। जो 11th-12th में हम जो कंपटीशन में आके तैयारी करते हैं ना, तब हमें रियलाइज़ होता है यार हमने ये 11th-12th में ही छोड़ दिया था। तो पढ़ाई केवी से हो या किसी और स्कूल से हो, 11th-12th से पढ़ के भी निकाला जाता है। और जो मैंने अपनी को बात करूँ तो जब 11th-12th की पढ़ाई करी थी तो 11th-12th को बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करी थी, इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं आई थी आगे चल के जब कंपटीशन की कर रही थी। लेकिन बहुत से जो होते हैं ना, उनको लगता है कि 11th-12th के हिसाब हम अकेला पढ़ के नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपटीशन में भी 11th-12th ही वही आता है 11th-12th, बस उसको हम उतना सीरियस नहीं लेते। बढ़िया। तो मैं देख रहा हूँ कि आजकल जैसे आपके समय में ज़्यादातर चीज़ें ऑफलाइन होती थी, आज के समय में बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, क्लासेस भी हैं वो ऑनलाइन लग रही हैं, बच्चे ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहे हैं और उनमें से बहुत से बच्चे हम लोग देखते हैं कि अच्छा भी कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं और ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें एक मैक्सिमम मास के लिए, एक ज़्यादातर बच्चों के समूह के लिए कौन सी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है कि वो ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ें या ऑफलाइन ज़्यादा पढ़ें? उनके लिए बेटर कौन सा है आपके हिसाब से? सर मैंने ऑफलाइन पढ़ाई की थी तो मेरा बेस्ट सजेशन तो ऑफलाइन का रहता है, क्योंकि ऑनलाइन जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो ऑनलाइन में हमारे डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं। हम सोशल मीडिया करते हैं, नोटिफिकेशन, जैसे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, नोटिफिकेशन आ गया, हम मैसेज देखने लगे, चैट करने लगे, या फिर कहीं ना कहीं ऑनलाइन में कहीं कुछ एक चीज़ सर्च करने के लिए गए, कहीं और कुछ चीज़ खोल ली। तो ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, ऑफलाइन में ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता। और जो बात कहें, जो हम सामने से पढ़ते हैं ना ऑफलाइन में, ऑनलाइन में हम डायरेक्ट डाउट पूछने में हमें हेजिटेशंस, मतलब डायरेक्ट हम डाउट नहीं पूछते ऑनलाइन में, क्योंकि हम नहीं पूछ पाते, इतने सारे बच्चे कनेक्टेड हैं, नहीं पूछ पाते। ऑफलाइन में हम सीधा हाथ खड़े करके पूछ सकते हैं कि सर हमें इसमें डाउट है, हमें इसमें बता दीजिए। तो मेरे हिसाब से जो है कि ऑफलाइन स्टडी बेस्ट लगती है, क्योंकि हम डायरेक्ट टीचर से कांटेक्ट में है, ऑनलाइन में उतना कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। अगर तुम डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ सकते हो तो पढ़ाई करो। और हालांकि ऑनलाइन उनके लिए बेस्ट है जो बाहर ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, जो कहीं गांव में है या फिर कहीं है, उनके लिए बेस्ट है। और फिर सर सबका अपना बेनिफिशियल है, अपने ऊपर डिपेंड है कि हम उसको कैसे ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको और बता दूं शालिनी कि हमारे यहाँ पे जो अभिभावक गोष्ठी होती हैं, पीटीएम्स होती हैं, उनमें जो पेरेंट आते हैं वो भी हमसे यही शिकायत उनकी रहती है कि विद्यार्थी ने क्या किया कि अपनी पढ़ाई के लिए मोबाइल हमसे लिया और मोबाइल लेने के लिए उन्होंने कहा कि हम ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसी बीच में नोटिफिकेशन आ गया, पॉपअप आ गया व्हाट्सअप मैसेज का, और व्हाट्सअप मैसेज में उनका 1 घंटा आराम से बर्बाद हो गया। इंस्टाग्राम का मैसेज आ गया, उसमें टाइम बर्बाद हो गया। तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों का हो रहा है इस समय। तो अच्छा, ये और आप बताइए कि केंद्रीय विद्यालय में जब आप पढ़ती थी तो आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन से थे? आपको किन किन सब्जेक्टों में ऐसे लगता है कि आप अटैच थी, आपको उनमें पढ़ने में मज़ा आता था? सर फेवरेट सब्जेक्ट की बात करूँ तो मेरे को जैसे बायोलॉजी पसंद थी, बट मेरी केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छी थी। नहीं सर, बायोलॉजी से ज़्यादा नंबर आए मेरे केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में अच्छी थी, लेकिन इंटरेस्ट मेरा बायो में भी, मतलब बायो मेरा मेन सब्जेक्ट था, तो बायो आगे लेके चलना था, इसलिए मुझे बायो अच्छी थी। लेकिन केमिस्ट्री सर आपकी वजह से अच्छी है, मैं आज भी बोलती हूँ। मेरी 11th में भी आपने केमिस्ट्री पढ़ाई है, स्कूल में भी मैंने अलग से भी कहीं से केमिस्ट्री नहीं करी, 12th में भी आपकी, तो जो मेरे मार्क्स है वो तो आपकी वजह से ही है। और
मतलब मैं जब पेपर दे के आई थी ना, सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री के लिए ही खुश थी कि मेरा सबसे अच्छा केमिस्ट्री में ही गया है, और मार्क्स भी उसमें ही अच्छे आए थे। बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपके फेवरेट सब्जेक्ट रहे? हाँ, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। यार मेरी फिजिक्स बहुत बेकार थी, क्योंकि फिजिक्स में शायद उतना सॉल्व नहीं कर पाती थी, तो फिर फिजिक्स में कंपटीशन में भी फिजिक्स में ही दिक्कत आई थी। फिर जब मैंने फिजिक्स को संभाला तब मेरा सिलेक्शन हो पाया। अच्छा, ये बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें सभी सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस है। आप फिजिक्स भी आपकी ठीक होनी चाहिए, केमिस्ट्री भी ठीक होनी चाहिए, बायोलॉजी भी ठीक होनी चाहिए, जे की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मैथमेटिक्स ठीक होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बैलेंस नहीं बना पाया तो कंपटीशन में मार्क्स ओवरऑल आने हैं। आप किसी एक सब्जेक्ट को अच्छा करके दूसरे के मार्क्स को वहाँ पे कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरऑल आपके मार्क्स तभी अच्छे होंगे जब आप तीनों में बैलेंस बना के चलेंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ था सेकेंड ड्रॉप में कि मेरे बायोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, 335 मार्क्स आए थे बायोलॉजी में, और केमिस्ट्री में आए थे 131, लेकिन मेरे फिजिक्स में रह गए थे 48। तो इतने, अगर मेरे फिजिक्स में भी लगभग 100 के समथिंग नंबर होते तो मेरा सेकेंड ड्रॉप में सिलेक्शन हो जाता। मेरा फिजिक्स पढ़ने का मन ही नहीं होता था, क्योंकि फिजिक्स बहुत वीक थी और जब पढ़ती थी ना तो कुछ समझ नहीं आता था। इससे अच्छा फिर मैं बायोलॉजी उठा देती थी। लेकिन जब मैंने फिजिक्स को संभाला तब मुझे लगा कि जब एक का सब्जेक्ट अगर वीक है ना तो उससे सिलेक्शन रुक जाता है। ये बात मुझे सेकेंड ड्रॉप में पता चली, क्योंकि मैं सोचती थी कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी कर लूँगी, वो मेरी अच्छी है, वो कर लूँगी तो सिलेक्शन हो जाएगा। उससे नहीं होता, हमें तीनों सब्जेक्ट लेके चलना पड़ता है। मैंने थर्ड ड्रॉप में फिर फिजिक्स पे बहुत फोकस किया। हालांकि ऐसा नहीं किया फिजिक्स पे फोकस कर रही थी, ऐसा नहीं किया बायोलॉजी केमिस्ट्री छोड़ दी, उनको भी साथ में लेके चली। तीनों सब्जेक्ट को, अगर कोई कंपटीशन कर रहे हैं तो तीनों सब्जेक्ट को लेके चलें। और फिर मैंने फिजिक्स किया, उसमें मेरे पर 131 नंबर आए, तो फाइनली बस उसमें ही जो कमी थी वो पूरी कर दी, तो फिर हो गया सिलेक्शन थर्ड ड्रॉप में। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बच्चे आजकल और परेशान रहते हैं कि दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें। मुझसे कई बच्चे पूछते हैं कि सर हम रात भर पढ़ाई करें, दिन में सो जाएं, या फिर हम दिन में, घर वाले कहते हैं कि नहीं 10 बजे सो जाओ, 4 बजे सुबह उठना है। तो आपको क्या लगता है कि आपने अपने पढ़ने के दौरान आपका अनुभव क्या रहा कि रात दिन का कोई ऐसा इशू है कि बच्चा रात में पढ़ेगा तो ज़्यादा पढ़ाई कर लेगा, या दिन में पढ़ेगा तो ज़्यादा पढ़ाई कर लेगा? आपको क्या लगता है? सर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि रात सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो। मेरा मानना है तुम्हारा जब मन लग रहा है तब पढ़ो, दिन में मन लग रहा है तब पढ़ो, रात में लग रहा है। ऐसा होते हैं बहुत से जो नाइट में पढ़ना पसंद करते हैं, ऐसा बहुत से लोग होते हैं जो सुबह जाग के पसंद करते हैं। तो इससे कोई नहीं होता कि सुबह जाग के ज़्यादा मन हमारे। तो इसके बाद हम लोग ये जानना चाहेंगे कि केमिस्ट्री में अगर आपसे बच्चे टिप्स मांगते हैं कि केमिस्ट्री में किस तरह से वो पढ़ाई करें 11th 12th में स्पेशली, क्योंकि इस समय परसेंटेज का भी प्रेशर रहता है, परसेंटेज 12th में बच्चों को बनानी होती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो केमिस्ट्री पे फोकस करें जिससे उनकी 11th 12th की परसेंटेज भी ठीक बनी रहे और कंपटीशन का कंटेंट भी उस साथ में तैयार करते चलें? मैं केमिस्ट्री की स्पेशली बोलूँ तो बुक के लिए तो बोलूँ एनसीईआरटी बेस्ट है। एनसीईआरटी अगर तुम लाइन टू लाइन तुम्हें कंपटीशन में पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। 11th 12th में तो इतना नहीं रहता कि तुम लाइन टू लाइन पढ़ो, लेकिन जब जैसे इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक सबको लगता है सब याद करने का है, उसमें कौन से एलिमेंट्स कब आ रहे हैं। मैंने केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक ऐसे किया था, पूरे एक पेज में पूरा एस ब्लॉक उतार लिया था, जो कॉमन रूल होते हैं सब कुछ, और उनको सुबह जैसे पूरी SPDF ब्लॉक 4 पेज में कंसाइज कर लिए थे, और सुबह उठ के एक राउंड में पढ़ लेती थी, कम से कम 1 घंटे में पूरा पढ़ा था। तो ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना टिप्स पे याद की थी मैंने। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी सेम मैंने यही किया था कि मैं क्या करती थी, बहुत कंसाइज होकर लिखती थी और सुबह लेके ऊपर छत पे लेके टहलते टहलते पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करती थी। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बोलूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको एक जो प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। लेकिन कंपटीशन के यहाँ पे बोलूँ तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ना, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो लाइन टू लाइन जेईई में और नीट में उठाए गए हैं। और इनऑर्गेनिक फिजिकल का शायद इतना ना हो कि लाइन टू लाइन पढ़ने की फिजिकल में इतनी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लाइन टू लाइन बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी। चलिए बढ़िया बात है। और ये भी एनसीईआरटी ने अभी एक चेंज किया है शालिनी, कि उन्होंने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को सिलेबस से हटा दिया है। तो अब काम कम हो गया हमारा कि डी ब्लॉक केवल पढ़ना है, एस पी ब्लॉक का झंझट ही खत्म कर दिया उन्होंने। 11th से भी हटा दिया, 12th से भी। 12th में तो था ही नहीं, केवल डी ब्लॉक था। 11th में
कंपटीशन का भी अब इस बार से चेंज कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि जो सिलेबस बदला गया है इसी हिसाब से वो चैप्टर हटाते जा रहे हैं। तो नए सिलेबस में वो सब चीज़ें भी जेई से और नीट से वो दोनों को अब या कुछ हद तक हटा दी हैं, कुछ अब आगे हटा देंगे। तो ये थोड़ा बच्चों के लिए आसान काम हो जाएगा, क्योंकि ऐसा वो मान के चलते हैं कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है लगभग कोशिश करते हैं कि वही रखा जाए, थोड़ा बहुत उसमें ऐड करने के साथ में। तो थोड़ा सा आप अपने कॉलेज के बारे में बताएंगे कि जहाँ पर एडमिशन ले आपने लिया है वहाँ कितने बच्चे होते हैं एक बैच में, किस तरह से अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं, टीचर्स कैसे होते हैं पढ़ाने वाले, टीचर्स जैसे आपको पहले 12th क्लास तक मिलते थे उनसे उनके बिहेवियर में क्या बदलाव आ जाता है, थोड़ा अपने कॉलेज के बारे में बताइए। कॉलेज के बारे में बताऊँ, स्पेशली टीचर्स की बताऊँ तो टीचर्स बिल्कुल वैसे बिल्कुल नहीं मिलते। मतलब जो स्कूल में हमें जितने हम पास से जानते हैं स्कूल में, उतने कॉलेज में नहीं मिलते, क्योंकि कॉलेज में हम 200 बच्चों के बीच में बैठते हैं और हम जहाँ 12th में बैठते थे जस्ट हम 17 बच्चे थे। तो मैं यही बोलूँगी कि जो आपको जब आप मेडिकल कॉलेज में आपको यहाँ लगेगा कि आप इतने बच्चों के बीच में स्टैंड नहीं कर पा रहे, तो वहाँ आपको 200 बच्चों के बीच में स्टैंड करना पड़ेगा। और आप यहाँ डाउट नहीं पूछ पा रहे 17 बच्चों या तुम 30 बच्चों के बीच में अगर डाउट पूछने में हेजिटेशंस हो रही है, तो वहाँ तुम्हें 200 बच्चों के बीच में डाउट्स पूछने पड़ेंगे। तो टीचर्स का ऐसा इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि उनको भी इतने बच्चों में वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। और इंटरेक्शन जैसे स्कूल में होते हैं, स्कूल में कम बच्चे होते हैं और हम डायरेक्टली अपनी मन की बात भी डायरेक्ट टीचर से बोल सकते हैं, लेकिन हम कॉलेज में प्रोफेसर्स इतना नहीं सुनते। और अब पढ़ाई की बात करूँ तो उनका जैसे टीचर्स आए, उनके लेक्चर्स रहते हैं, डिसाइडेड रहते हैं कि आज उनको इतना पढ़ाना है, उनकी स्लाइड गई, उनने स्लाइड किया, पढ़ा के वो चले गए। बाकी पढ़ना खुद है, समझ में आए या ना आए ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। और रियलिटी यही है, कॉलेज में पढ़ना खुद ही पड़ेगा, बुक्स अपनी स्टडी सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ती है कॉलेज में। टीचर्स हाँ, लेकिन अगर कभी ऐसा टीचर्स बोल देते हैं कि नहीं समझ में आए तो कैंप चैम्बर में आ जाओ, वो कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन कोई नहीं जाता, क्योंकि वो पढ़ाएंगे भी ना तो बस वो सर ऊपर ऊपर से बता देंगे, वो इंटरेक्शन नहीं होता जो स्कूल में इंटरेक्शन रहता है। मतलब कि स्कूल में जिस तरीके से हम लोग फ्री होके आ जाते हैं, कभी टीचर्स बैठे हुए हैं ये बता दीजिए, ऐसे बड़ी क्लासेस में जाके ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं कई बार विद्यार्थियों से कहता भी हूँ कि स्कूल के दिन इसीलिए याद आते हैं कि आप जितने क्लोज रह सकते हैं टीचर की चीज़ें जितनी आसानी से पूछ सकते हैं, तो 12th होने के बाद में वो चीज़ें उतनी आसान नहीं रह जाती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको खुद से मैनेज करनी होती हैं। तो बढ़िया चीज़ है। और वहाँ की कल्चर के बारे में बताइए, किस तरह से अलग अलग संस्कृति के लोग आते हैं, अलग अलग स्टेट से बच्चे आते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो कैसा माहौल रहता है क्लास का, इसके लिए क्या कहेंगे? मेडिकल कॉलेज में तो ऑल इंडिया से भी आते हैं, स्टेट अदर स्टेट से भी आते हैं। तो सब लोग अब जब सब लोग मेहनत करके आते हैं ना, तो सबके अंदर एक अलग एक्साइटमेंट होता है कि हम मेडिकल कॉलेज में आए, नए नए लोगों से मिलते हैं और हम नए नए चीज़ें भी सीखते हैं। जैसे हमारे कॉलेज में भी नॉर्थ ईस्ट से लोग आए हैं, तो उनको भी देखते हैं, ये वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो हम लोग भी थोड़ा उनसे बोलते हैं कि मेघालय के हैं तो वो अपनी लैंग्वेज सिखा दो, हम आपको हिंदी सिखाएंगे। तो नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, और जितनी ज़्यादा वेराइटीज़ होती है ना, हम उतनी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। और लोग तो हमें मैं सच कहूँ तो भले ही कहीं से भी आए, लेकिन हम कनेक्टेड एक ही जगह से हैं। हम कोई भी अदर स्टेट से आए ना, इमोशंस एक ही है सबके अंदर, सब बातचीत एक ही तरीके से करते हैं, कोई ऐसा वो नहीं होता कि हम अलग समझें या फिर वो समझें, तो ऐसा कुछ नहीं होता, सब बहुत अच्छे से बात करते हैं। कोई भी अदर स्टेट से भी हैं तो सबका अच्छा बिहेवियर देखने को मिलता है कॉलेज में। और सब टीचर्स भी, अगर हम सामने से बात करते हैं टीचर से, तो हमें टीचर से इंटरेक्शन कभी कभी अच्छे देखने को भी मिल जाता है। ऐसा नहीं है कॉलेज में हमेशा नहीं मिलता, लेकिन डायरेक्ट इंटरेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है कॉलेज में, क्योंकि वहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो अगर एक टीचर चाहे कि वो सारे बच्चों से अलग अलग स्पेशली टाइम दे ले तो ये पॉसिबल नहीं है। आप समझ सकते हैं 200 विद्यार्थियों की कक्षा होती है, तो 200 विद्यार्थियों की कक्षा में एक अध्यापक को इतना समय नहीं हो सकता कि वो सारे बच्चों के साथ पर्सनली वो बात कर पाए। अच्छा, केंद्रीय विद्यालय में आप क्या कहना चाहेंगी कि आपको ऐसे कोई अपने मोमेंट याद हैं जब आपको लगा हो जो बहुत हार्ट टचिंग थे, आपको बहुत उनको लेके अभी भी कभी याद आते हैं, या कोई ऐसे मोमेंट जब आपको लगा हो कि आप बहुत खुश थी या बहुत दुखी थी, ऐसे कोई मोमेंट आपको अगर याद हो आप शेयर करना चाहें तो बताइए। जब मैं फर्स्ट टाइम केवी में गई थी तो पहले तो बड़ी एक्साइट थी कि मैं केवी में गई हूँ।
थोड़े छोटे स्कूल से गई थी डायरेक्ट बड़े स्कूल में गई, तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे वहाँ मतलब थोड़ा सा डल डाउन सा फील हो रहा था, क्योंकि इतने अच्छे से मेरी किसी से बात नहीं हो रही थी। तो और सब अपने में भागने, मतलब कंपटीशन सा चल रहा था। सब अपने अपने को जो शो ऑफ टाइप करते हैं ना, मतलब जैसे हम ऐसे हैं, वो सब अपना अपना टैलेंट से दिखा रहे थे, और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं बहुत थोड़ा डाउन फील कर रही थी स्टार्टिंग में। तो मैं दीदी से बोल रही थी, दीदी यार मुझे केवी में नहीं आना था, पता नहीं क्यों मैं केवी में आई। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत बुरा, और फिर जब मैं पढ़ाई की बात करूँ तो स्टार्टिंग पढ़ाई से वहीं से स्टार्ट हुई है मेरी, कि क्योंकि अब जब हम छोटे उसमें रहते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता हमारे कंपटीशन किन के बीच में। जब हम जितना ज़्यादा बढ़ते जाते हैं ना, उतना कंपटीशन हमारे बढ़ता जाता है। तो मैं स्टार्टिंग में गई, तब मैं पहले सोचती थी मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, केवी में भी इंटेलिजेंट होगी, लेकिन वहाँ गई तो वहाँ बहुत वीक थी, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे नंबर भी बहुत कम आते थे। मैं लगभग ऑलमोस्ट फेल पे थी, केमिस्ट्री में 17 नंबर आए थे मेरे। तो फिर मैंने सर से कहा कि सर बोले कि तुम इतना तो नहीं लगती थी कि इतनी कमज़ोर तो नहीं लगती थी, लेकिन एकदम ऐसे 17 नंबर। मैंने कहा सर मेहनत तो की थी, लेकिन बट वो था कि मुझे समझ नहीं आता था कि मेहनत किस तरह से होती है। तो ये मेहनत वाली चीज़ तो केवी से सीखी मैंने। और मोमेंट्स की बात करें तो हमारी फेयरवेल बहुत अच्छी थी। बहुत याद आती है। और केवी से सर सीखने को बहुत कुछ मिला, क्योंकि हम जब मेहनत करते हैं, मेहनत करने की हमें अपने स्टैंड, जब हम जहाँ स्टैंड करते हैं ना, वहाँ हमें तभी पता चलता है जब हम हज़ारों बच्चों के बीच में होंगे। अगर 10 बच्चों के बीच में होंगे तो वहाँ भले ही हम टॉप कर जाएं, लेकिन हम जितने ज़्यादा ऊपर बढ़ते जाते हैं ना, उतनी ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। ये चीज़ मुझे केवी से सीखने को मिली। केंद्रीय विद्यालय में इस तरह से 2 वर्षों की आपकी यात्रा रही। इस यात्रा में बहुत सारे अनुभवों को सजोते हुए और अपनी मेहनत को एक मुकाम तक ले जाते हुए इन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। और सबसे बड़ी बात है कि 12th करने के बाद में जो संघर्ष का समय था इनका, उस संघर्ष के समय में इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। बहुत से बच्चे होते हैं कि 1-2 साल में हिम्मत हार देते हैं, लेकिन ये लगातार, कोविड का समय आया था, मुझे ध्यान है कोविड का समय था, कोचिंग्स बंद हो गई थी, बच्चों को अपने आप तैयारी करनी थी। ऐसे समय में भी इन्होंने बहुत लगन से और मेहनत के साथ तैयारी करती रहीं। उसका परिणाम है कि आज इनका नीट में सिलेक्शन हुआ और डॉक्टर बनने जा रही हैं, डॉक्टर बन ही गई हैं। अब तो वह 1 साल पूरी हो गई है और बाकी हैं 3 साल, और इस तरह से डॉक्टर बन जाएंगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इनसे कुछ सीखने को मिला होगा कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत करेंगे तो असंभव को संभव बना सकते हैं। जो चीज़ें आज आपको असंभव लग रही हैं, और ये सब मुझे लगता है शालिनी, एक रात में सब कुछ बदल जाता है। सिलेक्शन से पहले, सिलेक्शन के बाद में लोगों के नज़रिए आपसे बात करने के बदल जाते हैं। आपको ऐसा लगा कि आपके सिलेक्शन होने के बाद और सिलेक्शन होने से पहले कुछ आपके जो अपने हों, आपके क्लोज हों, उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आपने देखा है क्या? सर ऐसा बिल्कुल देखने को मिलता है। अगर कोई रिलेटिव्स में कहीं भी जाऊं, पहले ऐसा कोई वैल्यू नहीं रहती कि कोई नीट भी जानता भी नहीं है, हालांकि अगर मैं कहूँ। लेकिन अब मैं जब गांव जाती हूँ तो मेरे से सब बोलते हैं अच्छा यही लड़की है, यही लड़की डॉक्टर बन गई है। और मतलब जो बिहेवियर होता है ना लोगों के बीच में, आप तैयारी करते तो कोई नहीं जानता, लेकिन जब आप बन जाते हैं ना तो सब जानने लगते हैं। और सबको लगता है कि जैसे मैं अभी गेस्ट में जाऊं, कभी फैमिली फंक्शंस में जाती हूँ, पहले लगता था अच्छा बेटा क्या कर रही हो, नीट की तैयारी कर रही हूँ, क्या पता होगा कि नहीं होगा, किसी को ऐसा कोई लगता था। लेकिन आज जब हो गया ना, अरे वो देखो डॉक्टर बन गई, वो देखो, वो अपने बच्चों से भी बोलते हैं कि वो देखो उसको देखो तुम, वो डॉक्टर बन गई, तुम्हें कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन जब नीट की तैयारी में थे तो कोई नहीं बोलता था कि तुम इसके जैसे हो, ये पढ़ रही है, कोई नहीं देखता, सब रिजल्ट देखते हैं। मेहनत तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ती है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि किसी ने मेरे पाँव के छाले नहीं देखे, वैसे ऐसे ही होता है। दुनिया मुकाम देखती है, आपका अचीवमेंट क्या है वो देखती है, उसके पीछे की गई जो मेहनत है वो आप केवल खुद जानते हैं कि आपने कितनी रातें जगी हैं, कितने आपने अपनी नींद ख़राब की है, तब जाके ये परिणाम आपको मिले हैं। तो हम सब लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आप इतना बड़ा अचीवमेंट कर रही हैं, और आगे भी हम चाहेंगे कि आप पीजी भी करें, मेडिकल फील्ड में बहुत नाम करें, और ईश्वर आपको इस तरह से और उन्नति देगा। और उम्मीद है कि आप इसी तरह से हमारे बीच में आती रहेंगी। बहुत दिनों बाद शालिनी से मुलाकात हुई, तो मैं चाहूँगा कि शालिनी बीच बीच में आती रहें और हम लोगों के साथ में इनका ऐसे ही मिलना जुलना होता रहे। तो ठीक है, थैंक यू शालिनी, आप यहाँ पे आई, और आपकी भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मुझे बहुत थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद मिलने को मिला, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है सर से मिलके। और थैंक यू, आपको इससे हेल्प हो तो
थैंक यू सो मच।